नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। आज की डिबेट बहुत खास है क्योंकि आज मुद्दा जातियों की गिनती का नहीं बल्कि उनके हक और हिस्सेदारी का है। सवाल है कि क्यों आखिर भारत की ये राजनीतिक पार्टियां इस डर में है कि अपने भारत देश के सामाजिक तस्वीर को सामने नहीं लाना चाहती। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता तन्मय शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता मीनाक्षी जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। तन्मय जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। 2021 में जाति जनगणना से पीएम मोदी किनारा कर लेते हैं, फिर आखिर इस मंजूरी देने के पीछे क्या वजह है? क्या सामाजिक न्याय है या फिर इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपना कार्य केंद्र में कर रही है, 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो ये चाहते हैं, जो नज़रिया भारतीय जनता पार्टी सरकार का है, वो है सबका डेवलपमेंट, यानी हर जाति वर्ग विशेष का डेवलपमेंट। नीचे से नीचे जो व्यक्ति है, जो जाति है, जो उसका जो जो व्यक्ति नीचे तक है, उसको सरकार की नीतियों का लाभ पहुँचे। ये कोई एक हाथ की बात नहीं है कि जातिगत जनगणना करा करके उसको फटाफट लगा करके इम्प्लीमेंटेशन करना। ये एक पूरा सीरियस मॉड्यूल है। जिस प्रकार से कल अश्विनी भागवत जी ने इसके बारे में बताया था, उसमें सीधी-सी बात ये है कि इसकी आवश्यकता देश में उन जातियों को ऊपर लाने की है, जिनको जो कि हाशिए पे जा चुके हैं, जिनको वो सरकार की नीतियों का फ़ायदा नहीं मिला। तो इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य या राजनीतिक वो नहीं है, ये देश की व्यवस्था की, देश की नीतियों को हर व्यक्ति तक पहुँचाने की और देश के विकास के लिए सोची गई ये एक है, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पे बताया कि अब इसको हम करेंगे, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि हमारे देश में हर तरह की, क्योंकि आपने खुद ने देखा है ओबीसी में हजारों तरह की जातियां हैं और एससी एसटी में हजारों तरह की जातियां हैं। साउथ के अंदर अलग तरह से जातियों का विश्लेषण हुआ है, नॉर्थ में अलग तरह से कुछ जातियां जो कि ओबीसी में नहीं आती वो साउथ में है। तो सबको एकजुट लेकर के साथ में और जो नीतियां बनाई जाती है लेकिन पर्टिकुलर तन्मय जाति जी, अगर विशेष, ऐसा जैसे है आपने तो देखा हमारे 2011 की आरक्षण है। सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस यानी एसईसी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? ये रिपोर्ट थी, आपने देखा होगा 2011 की रिपोर्ट थी और इसके अंदर करीब-करीब 8 लाख से ऊपर 8 करोड़ से ऊपर गलतियां पाई गई थी। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर गलतियां पाई गई थी जिससे कि जो नीतियों का विश्लेषण करके अंत व्यक्ति तक पहुंचाना है वो हो ही नहीं सकता था। उसको जो सुधार करना था, और ये आप खुद जानते हैं कि अगर नीतियां दे दी जाए और लोगों का हित ना हो तो उस नीति का कोई फायदा नहीं है। देश में आज भी प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हर वर्ग को उसका फ़ायदा मिले, नीति किसी के लिए बनाई गई उसका फ़ायदा मिले। आज आरक्षण की बात अगर हम कर लेते हैं, तो आरक्षण उन वर्ग विशेष के लिए जो पिछड़े हुए हैं, जो एक हाशिए पे जा चुके थे, उनको ऊपर लाने के लिए। तो हो सकता है उसमें किसी वर्ग विशेष को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा हो, किसी वर्ग विशेष को कम फ़ायदा मिल रहा हो। तो ये इस जो जातिगत जनगणना जो करा जा रहा है, उससे ये होगा कि हर वर्ग विशेष को जो वो डिज़र्व करते हैं, वो वाला फ़ायदा मिल सके। मीनाक्षी जी, 2011 की जो एसईसीसी रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, वो आपके पार्टी के कार्यकाल में की गई है। क्या उसमें गलतियां थी या किसी वजह से ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है? आपको क्या लगता है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, उससे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे माननीय जो एलओपी श्री राहुल गांधी जी हैं, जो उनके द्वारा बार-बार एक डिमांड उठाई जा रही थी जातिगत जनगणना की, उनको उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रयासों की जीत है, जो वो जनता के लिए जातिगत जनगणना की माँग कर रही थी, उस माँग को कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने मान के ये साबित कर दिया कि जो कांग्रेस बात कर रही है, वो सही बात कर रही है और वो ही बात है जो देश को आगे लेके जा सकती है, देश को समानता के रास्ते पर लेके जा सकती है, जो हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही है, उनको दूर करने की बात है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था, जो सेंसस हुआ था, उसमें कुछ खामियां थी। तो देखिए, सैंपलिंग एरर तो हमेशा रहती है। जब आप कोई बहुत बड़ा सैंपल कलेक्ट करते हो तो उस सैंपल में कुछ सैंपलिंग एरर आना
स्वाभाविक होता है और उस सैंपलिंग एरर को हम जिसे कहते हैं कि अकाउंट फॉर करते हुए भी उससे बहुत हद तक सही रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये बहाना बना के कि उसमें इतनी गलतियां थी और उसको सार्वजनिक नहीं किया जाना और उसको कहीं भी पॉलिसीज में शामिल नहीं किया जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज यानी आप मानते हैं कि इसमें गलतियां थी? यानी आप मानते हैं इसमें कम से कम ये तो मानिए आप गलतियां थी? सैंपलिंग एरर होती है। भारत जैसे डेमोक्रेटिक राष्ट्र में भारत जैसे डेमोक्रेटिक राष्ट्र में अगर किसी एक जाति के साथ भी अगर गलत हो गया या किसी वर्ग विशेष के साथ गलत हो गया तो आप जानते हैं उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। यानी कि आपने जो रिपोर्ट बनवाई थी वो गलत थी। आज जो रिपोर्ट बनने जा रही है, मैं कांग्रेस का मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वाली आपके कहने से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। हालिया में हाशिए में अभी आप देखिए सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ में जितने भी अभी ये पहलगाम मीनाक्षी जी की बात सुन लेते हैं, फिर आपके जवाब का इंतजार करेंगे। इस प्रकार से अपना चेहरा बेनकाब किया है। एक बार मीनाक्षी जी के जवाब सुन लेते हैं, फिर आपका जवाब सुनेंगे। मीनाक्षी जी बताइए, लेकिन संक्षिप्त में। देखिए, सैंपलिंग एरर होना किसी भी, मैं स्टैटिस्टिक्स की स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है कि कोई भी सैंपल अगर हम 1000 का भी लेते हैं तो उसमें 1 से 2% सैंपलिंग एरर होगा और उस सैंपलिंग एरर को हम अकाउंट फॉर करते हैं। ये तन्मय जी मतलब बात तो समझते नहीं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं ये लोग। जातियों को अकाउंट फॉर कर देंगे आप? जातियों की गणना को अकाउंट फॉर कर देंगे आप? जो रहते हुए ह्यूमन से उनको अकाउंट फॉर कर देंगे आप? की बात कह रहे हैं तन्मय जी, खुद ही कह रहे हैं ये बात। आप खुद ही कह रहे हैं कि एरर को हम अकाउंट फॉर करते हैं। ये एरर नहीं हो सकता, ये ह्यूमंस हैं, इन्हें एरर नहीं कर सकते, ये जातिगत गणना है, इसे आप एरर नहीं कर सकते। मतलब आप कुछ समझ तो रहे नहीं हो, आप समझो तो सही मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मीनाक्षी जी आप समझाइए, आप समझाइए तन्मय जी। कुछ भी बोल रहे हो, समझाइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। अकाउंट फॉर तो नहीं कर सकते ह्यूमन लाइफ्स को आप। ह्यूमन लाइफ्स को अकाउंट फॉर करने की बात नहीं कह रही हूँ, अभी आप ही तो कह रहे हैं, आप रिजल्ट्स को अकाउंट फॉर करने की बात कह रही हूँ। आपकी जो अप्रोच है, आपकी अप्रोच ही वही है। हर कांग्रेस के व्यक्ति की अप्रोच ही यही है कि एरर एंड ओमिशन करते चलो, जो भी गलतियां करी उनको मिटाओ और आगे बढ़ो। ऐसे नहीं होता, ये देश इस प्रकार नहीं चलेगा कि आपने गलती करी और मिटा दी। की बात कर रही हूँ मैं, सांख्यिकी के ह्यूमन आज आप सिंपल बात ये करें, आपकी जो बनाई गई थी रिपोर्ट थी उसमें बेहद एरर्स थी, बिकॉज जो मंत्रिमंडल समूह आपने लिया था उन्होंने मिलकर के उस पर एसईसीसी ने जो काम किया था वो पूरा अप्रोप्रिएट नहीं हुआ था, इसीलिए वो सार्वजनिक नहीं हुई। सिंपल लाइन ये है, इसमें ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। तन्मय जी एक कबूलनामा आप पेश कीजिए या फिर इस पे विरोध जताइए। मेरा ये कहना है कि क्या आप मानते हैं कि जाति जनगणना का जो मुद्दा है उसको उठाने में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है? क्या आप इसे समझते हैं? देखिए, मैं इसमें देश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो योगदानी कांग्रेस ने तो इसके ऊपर 2024 में मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक हार पाई है। ये इनको भी पता होगा कि किस प्रकार हारे हैं। ये तो खुद देखने वाले हैं कि 2014 से कांग्रेस जिस प्रकार हारती जा रही है, कोई ना कोई मुद्दा बनाते हैं, कभी रफाल को बनाते हैं, कभी इसको बनाते हैं, कभी उसको बनाते हैं और हर बार बड़ी ही शानदार ऐतिहासिक हार पाते हैं। अभी मैं आपसे एक सेकंड और लूंगा अलग से। हम सब, हमारी निगाहें पहलगाम के ऊपर हुए हत्याकांड के ऊपर है, आतंकवादियों के हमले पर है हमारी सबकी। और उसी समय में जब देश ये चाहता था, जब सरकार ये चाहती थी कि विपक्ष साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाए, यही बहरूपी कांग्रेस किस तरह से पलटी मार के उल्टा देश के खिलाफ, उल्टा राहुल गांधी बाहर जाते हैं उल्टा बोलते हैं। आप देश के साथ खड़ा होना तो सीखिए, आप जाति वर्ग के साथ नहीं, आप देश के साथ ही नहीं खड़े हो सकते। आपकी विचारधारा ही गलत है। आप खुद लुप्त होते जा रहे हैं और जो लुप्त होती हुई जनजातियां थी जिनको उठा करके माननीय प्रधानमंत्री जी ऊपर लाना चाह रहे हैं, उनका भी विनाश चाहते हैं। आप देश का विनाश चाहते हैं। आप नहीं समझ पा रहे कि देश को किस तरह राहुल गांधी नहीं चला सकते जो बातें करते हैं। आप अपना चेहरा तो साफ लाइए। आज हम खड़े खड़े प्रधानमंत्री जी की तरफ रोज सुबह उठ करके देखते हैं कि हमारा क्या होगा। जिस प्रकार हम वैश्विक पटल पर इस पहलगाम मामले को लेकर के चल रहे हैं, मैं खुद बता रहा हूं आपको कि किस तरह भारत एक विजय निकल करके आएगा, विजय स्वरूप निकल के आएगा और पूरा विश्व भारत के साथ आज खड़ा ही आप और मैं, हम सब जानते हैं। तो कांग्रेस को मैं बिल्कुल निवेदन करता हूं कि अपना जो मुखौटे वाला चेहरा है इसको अलग हटाएं, कम से कम जाति के ऊपर तो देश के साथ न खिलवाड़ करें। मीनाक्षी जी यहाँ आपसे एक सवाल पूछना वाकई में बनता है
कि कांग्रेस क्या वाकई में जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर सीरियस थी या महज ये भाजपा के विरोध करने का एक जरिया था? क्योंकि अगर सीरियस होती तो इतने लंबे समय से आप कार्यकाल में थे, आप सत्ता में थे, तब आपने क्यों नहीं किया? देखिए बिल्कुल सीरियस है। और जहां तक ये अभी तन्मय जी कह रहे थे कि 2024 में हमें ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा, तो 2024 में ऐतिहासिक हार का सामना तो इनको करना पड़ा जो 400 पार का नारा लगा रहे थे और इनको तभी बहुमत भी प्रधानमंत्री नहीं जी, मिला। इनको तभी माननीय दोस्तों नरेंद्र बैसाखियों मोदी का जी सहारा प्रधानमंत्री लेना हैं पड़ा। देश के और राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। शायद आप बता सकते हैं कि कब हुआ था, कब हुई थी जातिगत जनगणना? आप बता सकते हैं किस सन में हुई थी? जातिगत जनगणना आज से पहले नहीं हुई, तभी तो हमने डिमांड उठाई है। नहीं हुई। जब मैं ये बोली हूं आपको तो इस बारे में सुनिएगा। विषय में मीनाक्षी पता जी, नहीं। यहाँ 1931 के अंदर जातिगत जनगणना हुई थी, अगर 1931 में आपको हुई है। ध्यान ना हो। आपको यही नहीं पता, आप विषय पे डिबेट कर रही हैं। आप सुनने का मादा रखिए, आप बीच में interrupt नहीं कर 1931 सकते। में देश में जातिगत जनगणना हुई थी। जनगणना कब कब हुई जाती, चलिए ये बता दीजिए। तन्मय जी, मीनाक्षी जी को बोलने दीजिए। एक बार मीनाक्षी जी 74 साल तक कांग्रेस ने बैठ करके उसको सेका है और जातिगत जनगणना नहीं कराई जानबूझ करके कांग्रेस ने। 74 साल में क्यों नहीं करा पाए आप लोग? तो अभी आज हमने कराने का बीड़ा उठाया तो आपको परेशानी हो रही है और आप कह रहे हैं जी, हमने मीनाक्षी करवाई जी से जान जी लेते नहीं। हैं ना क्यों नहीं कराया। मीनाक्षी जी जवाब दीजिए। अब देखिए 1931 में अगर ये कह रहे हैं जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद अगर देश में आजाद होने के बाद नहीं हुई और अब वो सारी चीजें बदल गई है, अब देश की जो जनसंख्या है उसमें भी डेमोग्राफिकली बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। तभी तो राहुल गांधी जी ने डिमांड उठाई थी कि हम जातिगत जनगणना की डिमांड उठाते हैं कि जितनी जिसकी हिस्से जनसंख्या उतनी उसकी 74 भागीदारी साल सोने के बाद है ना। अच्छा, अब लेकिन इन्होंने इसके जब हमने ये डिमांड उठाई थी, राहुल गांधी जी ने ये डिमांड उठाई थी, तो इनके नेताओं ने क्या कहा? एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारे किसने दिए थे? अभी जो बात सुनिए, हम आज भी एक हैं, हम आज भी एक है और एक है तो सेफ है, ये तो हम आज भी कहेंगे। आप खुद सोचिए कि आप किस तरफ जा रही हैं। आप एक है तो सेफ है से दूर हट रही हैं। अगर ये देश एक होगा तभी रहेगा। अगर हम बटे और ये हम एक न रहे, ये देश एक नहीं रहा, तो ये पाकिस्तान जैसे आसपास घने इकट्ठे हो जाएंगे, कई सारे इकट्ठे हो जाएंगे और आप बचा भी नहीं पाएंगी। ये तो आप धन्यवाद दीजिए कि अगर हम सही नारा दे रहे हैं, एक है तो सेफ है, यानी राष्ट्र एक है तो सेफ है। हर जाति, हर वर्ग, हर विशेष अगर एक है तो सेफ है ये देश, और यही हमारा नारा है। आज भी मैं यही कहूंगा, हम एक है तो सेफ है, हमारा राष्ट्र एक है तो हम सेफ है। आप क्या बात कर रहे हैं? जनगणना कितनी बार की जाती है सर? तो आप लोग बयान देते हो और अब मैं जब बोल रही हूँ तो आप चुप रहिए ना, सुनिए। आपको सुनना ही नहीं आ रहा, आप बीच बीच में कूद रहे हैं। गलत बोलिए चीज तो हम मीनाक्षी जी, सुन ही नहीं सकते। आप बोलिए। तन्मय जी नहीं बोलेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। आपका जब बोलने का मौका होता है तो मैं बीच में कुछ नहीं बोल रही हूँ। बोलिए आप मीनाक्षी जी बोलिए। बोलिए, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको बोलना सुनना तो आता ही नहीं है। बोलिए, आप बोलिए। जब मैं जब ये कह रही हूँ कि ये अभी थोड़ी देर पहले पहलगाम की बात कर रहे थे, तो जिस दिन पहलगाम का हुआ है, बहुत दुखदायक कि इनके छत्तीसगढ़ के बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आता है धर्म पूछा जाति नहीं। तो ये बांटने की बात तो ये करते हैं। क्या गलत किया? तो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने यही तो किया। आप इस दुनिया में रहती है कि नहीं रहती है? पूछ के धर्म पूछ करके मारा गया। तन्मय जी बोलने तो दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए। इनको पता ही नहीं है क्या बोल रही है। देश में नहीं रहती, मुझे लगता है विदेश में रहती है। मीनाक्षी जी बोलिए। विदेश में तो आपके मोदी जी घूम रहे थे उस वक्त, और उसका वो दौरा कैंसिल कभी भारत आज विश्व पटल पर एक लीडर की तरह खड़ा है, आपकी तरह नहीं खड़ा। आज विश्व पटल पे एक लीडर की तरह खड़ा है। जहां कुछ होता है मोदी जी का सम्मान करके उनसे पूछा जाता है। जो विदेशी दौरा छोड़ के आए थे पहलगाम के लिए, फिर बिहार में चुनावी रैली करने क्यों चले गए? वो जाते ना जाके देश है, इसीलिए कह रहा हूँ, एकता और अखंडता को आप पहचान ही नहीं पाएंगे। कांग्रेस के हैं आप नहीं पहचान पाएंगे। वो देश है, वो बना हुआ देश है। बिहार भी हिस्सा हमारा है और कश्मीर भी हमारा है। जानते हो ना, वो तो आप जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आप ही का धन्यवाद है। आप ही के माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी की ये देन है, नहीं तो ये कभी नहीं होता। आप ही की देन है जिसको आज सहरा ये देश। और मैं तन्मय जी से सवाल पूछता हूं कि आखिर जातिगत जनगणना करनी है नहीं करनी है, इस फैसले को लेने में इतना समय क्यों लग गया? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। इनकी आपका सवाल बिल्कुल सही है। कभी भी
मैं बताती हूँ इनका 74 साल में कांग्रेसियों की नियत तो ही गई थी। इंदिरा गांधी, नेहरू से लेकर के कई नेता आए, मनमोहन सिंह तक, उन्होंने बेचारों ने आगे इसकी सिफारिश करी। आपका मंत्रिमंडल समूह एसीसीसी बनाकर उसका कचरा कर गया। माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने इस चीज को इनिशिएट किया था, उनको तो आपने दबा के रखा। आप लोग स्वयं नहीं कराना चाहते थे। आप खुद देखिए एसईसीसी किसने बनाई थी? आपने बनाई थी, हमने नहीं बनाई थी। उस एसईसीसी की 8.16 करोड़ गलतियों के जिम्मेदार आप हैं। आप कांग्रेसी, आप जिम्मेदार है। देश की जातियों को नीचे दबा करके उनका शोषण करने के लिए कांग्रेस सरकारें जिम्मेदार रही है। आपने जब इसका जवाब मीनाक्षी से लेंगे, इसका जवाब मीनाक्षी जी से लेंगे। पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो आपसे सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जातिगत जनगणना इसलिए आवश्यक हुई है, जैसा इस प्रकार देश बढ़ता जा रहा है। आज हम देख रहे हैं, हम जिस सदी में आ गए हैं और हम देश का विकास करते जा रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हर वर्ग विशेष, देखिए जी, देश के उत्थान में हर वर्ग विशेष का अपना हाथ है। चाहे वो छोटा सा ओबीसी वर्ग का एक छोटा सा कुम्हार हो, या और जूते बनाने वाला हो, या किसी वर्ग का हो। हम ये चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, कि जो भी नीति बने उस गरीब के लिए, उसके गरीब के परिवार के लिए, और आखिरी तक उसके घर तक वो नीति का लाभ उसको मिले। तो जो जो सोच इसके पीछे वो ये है कि आज हम अगर बात करते हैं, हम डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो उसके पीछे बेस ये होगा कि हमारा गरीब से गरीब घर उत्थित हो, हमारा गरीब से गरीब घर में वो व्यवस्था हो जिससे हम ये कह सके आज ये घर विकसित हो चुका है। हम विकसित भारत की जो योजना लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो चले हैं, उसको हम साकार करने के लिए इस नीति को लेके आ रहे हैं, जिससे कि हर वर्ग विकास पे आगे बढ़ सके और देश के विकास में वो अपना योगदान दे। मीनाक्षी जी, सिर्फ यही है। मीनाक्षी जी, भाजपा की सोच से सहमत है आप? क्योंकि आपका उद्देश्य भी तो आखिरकार यही होगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए हमारा उद्देश्य भी यही है, और मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी 30 अप्रैल 2025 में इनके द्वारा ये घोषणा होती है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। तन्मय जी प्लीज, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले गुजारिश, प्लीज मुझे बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। आपकी तरह चिल्लाना मुझे आता नहीं है, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, उसके बाद आप स्वतंत्र है बोलने। आप बोलिए, है ना? तो 30 अप्रैल 2025 को अनुराग ठाकुर, ये इनके अश्विनी वैष्णव जी ने ये घोषणा की कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। 29 अप्रैल 2024 को नरेंद्र मोदी जी का ये बयान है कि कास्ट सेंसस एक अर्बन नक्सल थॉट है ना? एक तो ये बात। दूसरा, इन्होंने जब 18/2/2024 का बीजेपी का नेशनल कन्वेंशन होता है, उसमें ये कहते हैं कि कास्ट सेंसस एक डिवाइसिव सोच है और हमारे लिए सिर्फ 4 ही जातियां हैं। वो 4 जातियां कौन सी हैं? पुअर, फार्मर, यूथ और वुमेन। यानी कि हम इन 4 जातियों के कल्याण के लिए काम करेंगे। ठीक है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि पंक्ति के जो अंतिम छोर तक खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक विकास का लाभ पहुंचे। ये हमारा भी उद्देश्य यही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने जातिगत जनगणना की डिमांड उठाई। अच्छा, अगर ये लोग सच में इसके लिए सीरियस होते तो हमारा जो अभी बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था 2025-26 का, उसमें सेंसस के लिए जब प्रोविजन नहीं है तो कास्ट सेंसस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, सेंसस का जो खर्चा होगा, 2021 में कोविड की वजह से सेंसस हो नहीं पाया और अभी तक भी सरकार की कोई मंशा लगती नहीं है सेंसस करवाने की। इनकी मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें कोविड का जो खर्चा एस्टिमेट किया गया वो 3768 करोड़ का खर्चा एस्टिमेट किया गया था उस टाइम पे। और जो 25-26 का बजट आता है उसमें सेंसस के लिए प्रोविजन रखा जाता है मात्र 578.40 करोड़, 574.80 करोड़। तो जो कि जो एस्टिमेटेड खर्चा है उसका 6% है। और मजे की बात, 24-25 के बजट में ये खर्चा जो रखा गया था वो 1500 करोड़ था। 1500 करोड़ को घटा के जब 574 करोड़ कर दिया तो इसका मतलब सरकार की सेंसस करवाने की कोई मंशा ही नहीं है। एक नया जुमला फेंकने में क्या ही आता है। उनकी मंशा क्या है? तन्मय जी से जान लेते, क्या है भाजपा की मंशा? तन्मय जी, देखिए, जब भाजपा ने, जब सरकार है, भाजपा नहीं, अब भारत की सरकार है। हम इससे ऊपर उठे और ये देखें कि हम भारत, हम राष्ट्र की सरकार है ना? आप पे राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए मैंने पार्टी के नाम का जिक्र किया। इसलिए नहीं, आप अच्छा कहा आपने। अब ये जो आरोप लगा रही है, सबसे पहली बात तो ये कि जब सरकार किसी चीज को डिक्लेयर करती है, हो सकता है प्री प्लान बजट के अंदर वो नहीं हो फिगर्स, बट वो लिए जाते हैं।
तो ये तो चूंकि इन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 रुपए तो 100 रुपए ही खर्च करना है, उसको बढ़ाया जाता है और किस प्रकार से करना है वो सरकार को बहुत अच्छे से चलाना आता है, करना आता है, व्यवस्थित होगी। जब ये डिक्लेरेशन दे दिया गया है कि ये होगी, तो इसकी मंशा भी साफ नजर आ रही है, जो मैंने बताया, जो ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि समाज के उस वर्ग विशेष के उस व्यक्ति को जो पंक्ति के आखिरी खड़ा है, उसको ऊपर लाने का तो कवायद माननीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं करना, वो करके ही दिखाने की प्रयास है, जिससे देश, राष्ट्र आगे बढ़े। तो ये चीज भूल जाएं कि बजट क्या था क्या नहीं था, उसकी चिंता ये ना करें, वो सरकार कर लेगी, निर्मला सीतारमण जी स्वयं देख लेंगी उस चीज को, इनको और मुझे देखने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पहली। दूसरी बात आती है ये कि हम अब करारे क्यों हैं? हमने जैसा कि बात है, वही बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं तो इनसे ये प्रार्थना करता हूँ, मुझे इतना सा बता दें, भारत आजाद हुआ 1947 में, इन्होंने अपनी सरकार बनाई, देश इतना गरीब स्थिति में था कि देश में लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। क्या इन लोगों ने उस समय में कोई निर्णय लिया था? ऐसा कुछ ले पाए थे इनके माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री नेहरू जी कि भाई देश में और भी जातियां वर्ग विशेष है, उनका कुछ भला कर सके या खुद का ही भला कर पाएंगे? हाँ, इन्होंने क्यों नहीं सोचा? उसके बाद से लेकर 2014 तक ये जो राज कर रहे थे बैठे हुए, तो इन्होंने उस समय में क्यों नहीं सोचा कि ये देश के बारे में या देश की जनता गरीब सोचे? आप अपनी आंखों पे से पर्दा हटा के खुद देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो इनका गढ़ माना जाता था, आप खुद जाकर के देखिए उस जमाने का उत्तर प्रदेश क्या था और आज का उत्तर प्रदेश क्या है? क्यों हो गया साहब? जादू का डंडा फेरा भारतीय जनता पार्टी ने? जी नहीं, करने की ताकत थी, मन में हृदय में स्वच्छ विचार था कि करना है और आगे बढ़ाना है इस राज्य को। आपने सिर्फ अमेठी जैसे रायबरेली जैसे क्षेत्रों को सिर्फ अपना गुलाम बना के रखा। मैंने मेरी आंखों से जाके देखा, आप तो शायद गई भी नहीं होंगी, वहां जाकर के देखिएगा क्या था उस जमाने में और क्या हुआ है, क्या जात के लोग रहते थे, किस प्रकार रहते थे। आप लोगों ने कभी उनको छोटे से अपने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को नहीं देखा। आप देश की बात करने चले, आप क्या करा देश के लिए? आप आज हम गरीबी से उठ करके एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने के लिए कितनी ताकत लगा रहे हैं, उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, आपका भी कंट्रीब्यूशन है, आपका भी कंट्रीब्यूशन है जी, सबका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये चीजें होनी चाहिए थी जो अब हो रही हैं, तो उससे पीड़ा मत पाइए। आज राष्ट्र इस संकट पे खड़ा है, हम एक तरह से युद्ध की लाइन के ऊपर खड़े हुए, उसमें साथ होइए, गलत भाषण तो मीनाक्षी जी जी, तो मीनाक्षी जी, मैं अब पूछना चाह रहा हूँ आपसे, तो क्या राहुल गांधी का इस मुद्दे को बार-बार उठाना मौका परस्ती है या फिर क्या है, आप बताइए? नहीं, देखिए बिल्कुल मौका परस्ती नहीं है। हम लोग अगर मौका परस्ती होती तो वो किसी टाइम पे डिमांड उठा के उससे पीछे हटते ना। हम लोग कंसिस्टेंटली कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं और हमने तेलंगाना में, कर्नाटका में की। इस बार का आपका चुनाव का मुद्दा था, गई बार राफेल था, इस बार अगली बार आप दूसरा, चिंता ना करें, हमें पता है आपके बारे में। अरे तन्मय जी, आप अपनी आदत सुधारिए, किसी की बात बीच में नहीं काटते हैं, ये बड़े हमें काट रहा, आपके असत्य को सत्य कर रहा हूं कि आप मुद्दा बनाते हैं हर बार एक ना एक पक्ष उठा के लाने का, जिसपे आप हर बार ऐतिहासिक हार पाते हैं। इसलिए 2014 से लेकर के जो ऐतिहासिक मुद्दे ला रहे, अगला मुद्दा फिर तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब आपके मुद्दे काम नहीं आएंगे। देश की आंखें खुली हुई है, देख रहा है। मुद्दे तो हमारे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो अप्रेंटिस स्कीम हो, चाहे ये हो, चाहे कोई आपकी जितनी भी स्कीम्स हो, हमारे मैनिफेस्टो में से तो कह रहा हूँ, आप चुनाव लड़ते मुद्दे पे जो कि फेलियर मुद्दे आते हैं। कोई ढंग का मुद्दा बताइए अपने एलओपी को, बताइए कोई ढंग का मुद्दा। देखिए अगला चुनाव आएगा 2029 में, तब देखते हैं क्या होता है। तो ये तब तक तो शांत रह के देश के साथ खड़े होइए। आप लोगों ने घोषणा की देश के साथ खड़े होने की करिए, कम से कम लगे तो कि कांग्रेस देश के लिए खड़ी तो है। आप विलुप्त होते जा रहे हैं, एक दिन विलुप्त प्राणी बताना पड़ेगा कांग्रेस को। वो इंडियन नेशन आपने कुछ बनाया था, वो तो खत्म हो ही गया। आपकी लड़ाई में आपके केजरीवाल से लेकर के सब जा चुके हैं, कहाँ दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो नहीं आ रहा इंडी गठबंधन बनाया क्या था आपने। अब आप खुद विलुप्त होते जा रहे हैं, इसके साथ खड़े होइए, आगे बढ़िए। एंकर महोदय, आप इन्हीं से डिबेट कर लीजिए, मुझे तो ये कुछ बोलने ही नहीं देते हैं। आप इन्हीं से पूछ लीजिए, मैं शांत हूं, आप बोलिए। इन्हीं से पूछ लीजिए। अभी मैं शांत हूं, आप बोलिए। समय सीमा समाप्त होती है, लेकिन हम जरूर आप दोनों से मुलाकात करेंगे अगले डिबेट में और आप दोनों की बातें सुनेंगे और आपको बोलने का मौका भी पूरा दिया जाएगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता तन्मय शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता मीनाक्षी जी, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा, अपने विचार हमारे सामने साझा किए, आपके सामने साझा किए। ऐसे ही प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।